हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मूड डिसऑर्डर का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। अब तक हम लोग ने पढ़ा है एक्यूट मेनिया और मिक्स्ड एपिसोड के ड्रग्स के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्यूट डिप्रेशन से। ठीक है, एक्यूट डिप्रेशन में हम लोग कौन कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हैं, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के मेंटेनेंस में कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है मूड डिसऑर्डर के बारे में। आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्यूट डिप्रेशन में हम लोग कौन कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। मूड स्टेबलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। मूड स्टेबलाइज़र में लिथियम, लेमोट्रिजिन। फिर हम लोग ओलेंजापिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ओलेंजापिन प्लस फ्लॉक्सिटिन, क्वेटापिन। ये जो है लिथियम, आपका लिथियम, लेमोट्रिजिन, ओलेंजापिन, फ्लॉक्सिटिन, क्वेटापिन, ये सारा हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। एक्चुअली लेमोट्रिजिन नहीं है, लेमोट्रिजिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं मूड स्टेबलाइज़र में, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो लिथियम है, ओलेंजापिन है, क्वेटापिन है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हमारा। ये लिथियम का जो बेटर इफेक्ट है, लिथियम का जो सबसे अच्छा इफेक्ट देखा गया है वो मेनिक सिम्टम्स में ज़्यादा देखा गया है। डिप्रेसिव में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका अच्छा बेटर इफेक्ट मिलता है हमें मेनिक सिम्टम्स में। ठीक है, और जो लेमोट्रिजिन है वो लेमोट्रिजिन का अच्छा हमें इफेक्ट देखने को मिलता है डिप्रेशन में, एक्यूट डिप्रेशन में। इसका अगर कंपैरिजन किया जाए लिथियम और लेमोट्रिजिन का, तो एक लाइन में अगर बोला जाए तो लिथियम का अच्छा इफेक्ट है उसमें मेनिक सिम्टम्स में, और लेमोट्रिजिन का डिप्रेसिव सिम्टम्स में। ठीक है, ओलेंजापिन, फ्लक्सिटिन, क्वेटापिन, ये हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। लिथियम के साथ साथ ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एक्यूट डिप्रेशन में। फिर हम लोग मूड स्टेबलाइज़र के साथ एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करते हैं। एक ड्रग है लुरासिडॉन, जो नया आया है, न्यू ड्रग है, उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर सीवियर केस है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोकम्पल्सिव थेरेपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ECT। ठीक है, जनरली हम लोग एंटी डिप्रेसेंट अकेला इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिंगल इस्तेमाल नहीं करते हैं, अलोन नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि एंटी डिप्रेसेंट हम इस्तेमाल करते हैं और उसको जब रोकते हैं तो उसके बाद पेशेंट डिप्रेशन से मेनिक में चला जाता है, मीनिया में चला जाता है, वो स्विच हो जाता है। ठीक है, इसलिए एंटी डिप्रेसेंट मोनोथेरेपी हम लोग इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम लोग एंटी डिप्रेशन के साथ एंटी साइकोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के मेंटेनेंस में कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनेंस में हम लिथियम इस्तेमाल करते हैं, वैल्प्रोएट भी कर सकते हैं, लिथियम या वैल्प्रोएट। ठीक है, इसका इंडिकेशन क्या है, तो 2 और मोर एपिसोड, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड है, ठीक है, तो उसमें हम लोग लिथियम या वैल्प्रोएट का मेंटेनेंस देंगे। या फिर और अ सिंगल मेनिक एपिसोड विथ सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर एक ही एपिसोड है लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर कोई पायलट है, उस पायलट को ये प्रॉब्लम है, बाइपोलर डिसऑर्डर का अटैक आया है और वो सिंगल एपिसोड ही आया है और उसके बाद आपके पास प्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग उस पेशेंट में दोबारा इस अटैक का रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर उसके साथ, तो वो तो पायलट है ना, उसके साथ अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो उसके साथ जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनके जान पे खतरा होगा ना। तो इसलिए हम लोग उसको सिग्निफिकेंट रिस्क वाले कैटेगरी में रखते हैं। उसके साथ हम लोग दूसरा अटैक का रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल मेनिक एपिसोड विथ सिग्निफिकेंट रिस्क। या फिर अगर नॉर्मल पेशेंट में 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड हुआ है तो उसमें हम लोग मेंटेनेंस का ये लिथियम और वैल्प्रोएट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कम से कम हम लोग कम से कम इसको हम लोग 5 ईयर नहीं 2 ईयर तक हम लोग कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ये 5 ईयर, कम से कम हम लोग 2 ईयर तक इस्तेमाल करते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। साइको एजुकेशन इज यूजफुल। साइको एजुकेशन मतलब उस पेशेंट को, उसके फैमिली को इस डिज़ीज़ के बारे में अच्छे से सब कुछ बताना। ये डिज़ीज़ क्या है, इसमें कौन सा दवा इस्तेमाल हो रहा है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इससे आगे क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को एजुकेट करना, दैट इज़ साइको एजुकेशन। उसके बाद हम लोग लिथियम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं।
लिथियम को सबसे पहले यूज़ किया गया था जॉन केड के द्वारा फर्स्ट यूज्ड इट। जॉन केड ने इसका फर्स्ट इस्तेमाल किया था, ठीक है। कंप्लीट एंड रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑन ओरल इनटेक। लिथियम जो है वो मोनोवैलेंट कटायन है, और मोनोवैलेंट कटायन का हम लोग जानते हैं कि उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कंप्लीट होता है। ओरल इनटेक लेने पे उसका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगा, रैपिड होगा और कंप्लीट होगा, ठीक है। इसका टी ऑफ 1.3 डेज होता है। नॉर्मली 1.3 डेज इसका टी ऑफ होता है, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा लिया जाए, 1 साल के बाद इसका जो टी ऑफ होता है वो बढ़ के हो जाता है 2.4 डेज पे, ठीक है। नॉट मेटाबोलाइज बाय लिवर के द्वारा ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, किडनी के द्वारा मेटाबोलाइज होता है, एक्सक्रीट होता है किडनी के द्वारा। डोंट बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये बाइंड नहीं करता है। क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर वेरी स्लोली। ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस तो बहुत स्लोली करता है, मतलब अगर एक साथ बहुत सारा इसका डोज ले लिया जाए तो फिर ब्रेन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा तो नहीं, क्योंकि बहुत बहुत धीरे धीरे ये ब्रेन को क्रॉस करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है कि जब हम लोग इसको स्टॉप करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि ब्रेन में अगर गया स्लोली है तो निकलेगा भी स्लोली, तो इसलिए इसका इफ़ेक्ट कम होने में भी, ख़त्म होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना है इसको इस्तेमाल करते टाइम। इंडिकेशंस मीन्स कहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एक्यूट मेनिक एपिसोड में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बाइपोलर डिप्रेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा बाइपोलर डिसऑर्डर के मेंटेनेंस में इस्तेमाल करते थे। एंटी सुसाइडल प्रोपर्टी इसका होता है, लिथियम का सब बहुत अच्छा होता है, ये सुसाइड वाला इसमें रिस्क नहीं होता है, एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी के साथ आता है, तो इसको हम लोग सुसाइड वाले में भी इस्तेमाल करते हैं। सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं, और न्यूट्रोपीनिया जहाँ ल्यूकोसाइटोसिस होता है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल करते हैं, ओसीडी में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हेडेक है, हेडेक में भी क्लस्टर हेडेक हो गया या माइग्रेन हो गया तो उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूसी मीन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका बेस्ट इफेक्ट हमको कहाँ मिलता है, लिथियम का सबसे अच्छा इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, किस केस में। यूफोरिक मेनिया में, जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खुश है, यूफोरिक मेनिया, तो उसमें हम लोग लिथियम का इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मेनिया डिप्रेशन इंटरनल मीन्स पहले पेशेंट को मेनिया हुआ, फिर डिप्रेशन हुआ, फिर इंटरवल हुआ, फिर कुछ दिन कुछ भी नहीं हुआ, फिर मेनिया हुआ, फिर डिप्रेशन हुआ, फिर इंटरवल। तो इस तरह के केस में हम लोग लिथियम का इस्तेमाल अच्छा देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर 3 या 3 से ज़्यादा एपिसोड है तो उसमें देखा जाता है अच्छा। इसका रैपिड साइकिलिंग नहीं है, जिस भी डिजीज़ का साइकिलिंग नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो उसमें हम लोग को अच्छा देखा जाता है। फैमिली हिस्ट्री है अगर बाइपोलर डिसऑर्डर का तो उसमें अच्छा इफेक्ट देखा जाता है। कोमॉर्बिड कंडीशन अगर नहीं है तो उसमें भी हम लोग इसका इफेक्ट अच्छा देखा जाता है लिथियम का। लिथियम के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूट मेनिया में हम लोग देखिए अभी आगे पता चलता है। एक्यूट मेनिया में हम लोग 1 से लेकर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर तक इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनेंस में इसका इस्तेमाल होता है 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और टॉक्सिसिटी कहाँ होता है, मोर देन 1.5 के पे इसका टॉक्सिसिटी हो जाता है। यहाँ पे क्या बताया, एक्यूट मेनिया में 1 से 1.5 तक हम लोग दे सकते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी की बात अगर करते हैं तो 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही जाने पे इसका टॉक्सिसिटी हो जाता है। तो इसलिए हमें इसका मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग इसका मॉनिटर करते हैं, जिस भी पेशेंट को देते हैं उसको मॉनिटरिंग पे ज़रूर रखते हैं, क्योंकि इसका टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर कम देंगे, एक लेवल से कम देंगे तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, है ना। तो मेंटेनिंग और मॉनिटरिंग इसका मस्ट है।
नेक्स्ट है हमारा साइड इफ़ेक्ट। इसका देखते हैं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। साइड इफ़ेक्ट में मेनली हमारा रीनल आता है, CNS आता है और एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट भी आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल में पोस्टल ट्रिमर, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टल ट्रिमर। लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, मतलब पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आ रहा है अच्छे से, दैट इज़ लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी। इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाएगा, हालांकि ये रेयर है बट ICT बढ़ सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज पेरिफेरल न्यूरोपैथी बढ़ सकती है। अगर पोस्टल ट्रेमर है तो इसमें हम लोग जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं इसको ठीक करने के लिए, दैट इज बीटा ब्लॉकर, दिस इज बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और उसके बाद लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी बता दी, ICT बढ़ जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट है एंडोक्राइन साइड इफेक्ट। एंडोक्राइन साइड इफेक्ट में क्या आता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, आई थिंक ये आपको पता होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन जो नहीं पता है दैट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ये दोनों ही होता है लेकिन ये रेयर होता है, रेयर। तो आपको याद रखना ज़रूरी है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, बट रेयरली। और कॉमनली क्या होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म। रीनल साइड इफेक्ट में पॉलीयूरिया सबसे मोस्ट कॉमन है, पॉलीयूरिया हो सकता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, पॉलीयूरिया बढ़ के इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है तो उसको हम लोग करेक्ट करने के लिए क्या देते हैं, थायराइड देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स देते हैं, ठीक है। क्योंकि थायराइड्स देते हैं तो बहुत बार हाइपोकैलेमिया का रिस्क हो जाता है, तो उस हाइपोकैलेमिया को ठीक करने के लिए, वो हाइपोकैलेमिया ना हो उसके लिए हम लोग पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है, हालांकि ये रेयर है लेकिन हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब कुछ डर्मेटोलॉजिकल साइड इफेक्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक्नी, रैश, सोरियासिस, हेयर लॉस। सोरियासिस एक्चुअली सोरियासिस वर्सन हो जाता है, अगर थोड़ा सा सोरियासिस है तो वो वर्सन हो जाएगा इस कंडीशन में। एक्नी, रैश, सोरियासिस, हेयर लॉस। नोजिया, वोमिटिंग, वेट गेन, ये तो सबको पता है, वोमिटिंग, नोजिया, वेट गेन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक साइड इफेक्ट जो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े एप्स्टीन एनोमली के बारे में, है ना, जो प्रेगनेंसी में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत रेयरली करते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पे करते हैं। इसका साइड इफेक्ट टेरेटोजेनिक होता है। अब देखते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी होता है तो उसमें क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या आता है, कैसे पहचानेंगे कि लिथियम टॉक्सिसिटी में भी हो सकता है। यहाँ टेरेटोजेनिक में एप्स्टीन एनोमली है, AST है और VST भी है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और AST। लिथियम टॉक्सिसिटी कैसे पहचानेंगे, लिथियम टॉक्सिसिटी जैसा कि मैंने बताया था 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, GI सिम्टम्स आएंगे जैसे एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, CNS साइड इफेक्ट आएंगे जो कि मोस्ट प्रिवेलेंट होंगे, ठीक है। कोर्स ट्रिमर देखा जाए, कोर्स ट्रिमर मतलब ऐसा ट्रिमर जो आप आँख से देख के बता सको, नेकेड आई से आप देख लो कि हाँ ये ट्रिमर तो है, ठीक है, दैट इज कोर्स ट्रिमर। एटैक्सिया हो सकता है, डिसार्थरिया हो सकता है, मसल फैसिकुलेशन में इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो सकता है एंड फाइनली डेथ, ठीक है। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट का, जो ये प्रॉब्लम आ गया तो इसको कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लिथियम को रोकेंगे, स्टॉप। देन करेक्ट डिहाइड्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रीनल साइड इफेक्ट जो हमारा आया उसको हम लोग को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट डिहाइड्रेशन को ठीक करेंगे। सोडियम पॉलीएस्टाइरिन सल्फोनेट और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव अनएब्जॉर्ब्ड लिथियम। जो अनएब्जॉर्ब्ड लिथियम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, उसको हम लोग निकालने के लिए चारकोल का इस्तेमाल नहीं करते, एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम पॉलीएस्टाइरिन सल्फोनेट का और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका हेमोडायलिसिस भी करते हैं इन सीवियर केस, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हेमोडायलिसिस करके हम इसको करेक्ट करते हैं। अब प्रेगनेंसी में इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेगनेंसी और मूड स्टेबलाइजर का क्या रिलेशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ऑटोमेटिक बाइपोलर डिसऑर्डर का रिस्क तो बढ़ ही जाता है, प्रेगनेंसी इंक्रीज रिस्क ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन मदर एंड चाइल्ड, मदर और चाइल्ड दोनों पे ही इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, दोनों ही रिस्क पे रहते हैं। कभी भी लिथियम को हम लोग एब्रप्टली स्टॉप नहीं करते हैं, अचानक से स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है, डोंट स्टॉप
मूड स्टेबलाइजर एब्रप्टली मूड स्टेबलाइजर हम लोग स्टॉप नहीं करते हैं, उसको टेपर करके धीरे धीरे करके स्टॉप करते हैं, ठीक है। इफ़ लिथियम कंटिन्यूड इन प्रेगनेंसी में अगर हम ऐसा कोई केस है जहाँ हमें कंटिन्यू करना पड़ रहा है, शुड बी मॉनिटर, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, उसमें मॉनिटरिंग तो एकदम वीकली करेंगे, मे बी वीक में हम 2 बार 3 बार करें, या वीक में 4 बार भी अगर ज़रूरत पड़े तो करना पड़े, क्योंकि ये बहुत सीवियर कंडीशन है, इसमें हमें मॉनिटरिंग तो करना ही करना है। स्पेशली हमको कब ज़्यादा इसका मतलब इसका जो टॉक्सिसिटी है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, कब ज़्यादा देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में, वो मिलेगा 6 to 18th वीक में, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी 6 to 18th वीक में देखने को मिला, तो इस टाइम में तो हम लोग और ज़्यादा इसका मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और वो मॉनिटर कैसे करेंगे, तो हाई रेजोल्यूशन यूएसटी करेंगे और इको करेंगे, ये दोनों इको करके हम लोग इसको मॉनिटर करते रहेंगे। 6 से 18 वीक तक तो हम लोग करते ही रहेंगे, उससे पहले भी करना है लेकिन कम कर सकते हैं, लेकिन 6th and 18th वीक में मैक्सिमम, ठीक है। अब 1-2 पॉइंट और है, वैल्प्रोएट और कार्बामेज़ेपिन तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा टेराटोजेनिसिटी कॉज करता है, ठीक है। लेमोट्रिजिन वैल्प्रोएट से ज़्यादा सेफ़ है, लेमोट्रिजिन ये वैल्प्रोएट और कार्बामेज़ेपिन से ज़्यादा सेफ़ है, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका भी साइड इफ़ेक्ट तो है। ये वैल्प्रोएट और कार्बामेज़ेपिन के कंपैरिजन में हम लोग कह सकते हैं कि लेमोट्रिजिन थोड़ा सेफ़र है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट तो इनके भी है। अगर मेनिक एपिसोड आ रहा है प्रेगनेंसी में तो हम लोग एंटीसाइकोटिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक नया टर्म आया है अभी DSM-5 और ICD-11 में अभी ऐड हुआ है, PMDD मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये न्यू अभी नया आया है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, पहले हम लोग सिम्टम्स देखते हैं। इसमें सिम्टम्स मिलेंगे, इरिटेबिलिटी मिलेगा, मूड लाइबिलिटी मिलेगा, डिप्रेसिव मूड मिलेगा, एंजाइटी सिम्टम्स मिलेगा, लेथार्जी मिलेगा, एडिमा मिलेगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस मिलेगा, वेट गेन, स्लीप साइकिल डिसचेंजेस, ये सारा सिम्टम्स आपको मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक डिसफंक्शन में मिलेगा, सोशियो इकोनॉमिक डिसफंक्शन कह लीजिए, सोशियो इकोनॉमिक डिसफंक्शन का मतलब हो गया कि जो पेशेंट का अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल है, कोई काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका वर्क है, तो उसमें डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, इंटरपर्सनल रिलेशन है उसमें डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, सेल्फ केयर जो होगा वो घट जाएगा, दैट इज सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन शुड बी प्रेजेंट। अब सिम्टम्स का ऑनसेट कब होगा, तो 1 वीक बिफोर मेंस, जब मेंसेस स्टार्ट होने उससे 1 वीक पहले ये शुरू होगा, और कब रिजॉल्व होगा, 1 वीक आफ्टर मेंस, 1 सप्ताह बाद, मेंस ख़त्म होने के 1 सप्ताह, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 सप्ताह बाद ये ठीक हो जाएगा। जनरली इसमें हम लोग दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका करते हैं, एनाल्जेसिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डायूरेटिक्स, SSRI और बेंजोडाइज़ेपिन्स, ठीक है। वैसे ये नॉर्मली 1 वीक आफ्टर मेंस ये ठीक हो जाता है, लेकिन सीवियर कंडीशन में अगर ज़रूरत पड़े तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेम इसी के जैसा एक है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS, जो सेम PMDD की तरह है, बस ये इसका माइल्डर वर्जन है, ठीक है, माइल्डर वर्जन या माइल्डर वेरिएंट ऑफ PMDD। जो भी सिम्टम्स आएंगे वो माइल्ड आएंगे, और PMDD में क्या आएंगे, वो थोड़े सीवियर वाले आएंगे, थोड़े ज़्यादा आएंगे। अब हम लोग देखते हैं साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में साइकेट्रिक एस्पेक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोस्टपार्टम ब्लूज़ के बारे में। पोस्टपार्टम ब्लूज़ 30 to 75% पेशेंट में ये चीज़ देखा जाता है आफ्टर डिलीवरी। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, टीयरफुलनेस, सैडनेस, मूड लाइबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारे सिम्टम्स में देखे जाएंगे। ऑनसेट कब होगा, 3 to 5 डेज़ आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 3 से 5 दिन के बाद ये शुरू हो सकता है। लास्ट कब तक करेगा, तो 1-2-4 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, या कुछ वीक्स भी इसमें लग सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग दवा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, खुद ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, सपोर्ट ही जनफ, सिर्फ थोड़ा सा मदर को सपोर्ट कीजिए वो ठीक हो जाएगा, इसमें दवा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन सबसे खतरनाक होता है, सीवियर होता है ये। डिप्रेसिव एपिसोड विथ पेरीपार्टम ऑनसेट, जैसे ही डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के जस्ट बाद ये शुरू हो सकता है डिप्रेशन के साथ। 10 से 15% पेशेंट में ये चीज़ देखा जाता है, और ये कब तक रह सकता है, तो इन 3 months ऑफ डिलीवरी ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है।
ये सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि पेरीपार्टम ऑनसेट के मतलब पोस्टपार्टम जब भी डिलीवरी हो गया तो डिलीवरी के बाद ही शुरू हो सकता है, और या तो 3 महीने के अंदर कभी भी शुरू हो सकता है। तो इसका जो लास्टिंग ये जो टाइम है, इसका जो टाइम लैप्स है वो 3 महीना है। 3 महीना के अंदर कभी भी हो सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या देखे जाएंगे? सैडनेस होगा, टीयरफुलनेस होगा, मूड लायबिलिटी होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले में पढ़े थे। तो ये 4 सिम्टम्स तो वही होगा। अब इसमें स्पेशल क्या सिम्टम्स आएंगे? तो एनहीडोनिया, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, बेबी को लेकर खुद को हार्म करने का या बेबी को हार्म करने का, गिल्ट सिम्टम्स आएंगे, हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर, उस पेशेंट में मे बी हिस्ट्री आपको मिले मूड डिसऑर्डर का, या फिर फैमिली हिस्ट्री भी मूड डिसऑर्डर का मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाले सिम्टम्स इसमें न्यू है, और ये वाले तो पुराने वाले हैं जो अभी पीछे हम लोग पोस्टमार्टम ब्लूज़ में पढ़े। तो ये पोस्टमार्टम ब्लूज़ वाले सिम्टम्स हैं, और ये स्पेशली जो इधर मैंने लिखे हैं वो सिम्टम्स आप इसमें नया समझ सकते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पोस्टमार्टम ब्लूज़ से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग दवा का क्या इस्तेमाल करेंगे? दवा हम लोग पहले इसमें इस्तेमाल करते हैं फार्माकोथेरेपी दवा। ठीक है, साइकोथेरेपी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दवा है जो अभी नया आया है, ब्रेक्सानोलोन, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं 60 आवर्स तक, आईवी फॉर 60 आवर्स, 60 घंटे तक हम लोग ब्रेक्सानोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ब्रेक्सानोलोन एक्चुअली है क्या? डिलीवरी के बाद एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम नहीं सॉरी हार्मोन होता है, जो हार्मोन होता है वो बॉडी में कम हो जाता है, दैट इज़ एलोप्रेग्नानोलॉन। ठीक है, ये एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के जस्ट बाद कम हो जाता है। तो इसी के जैसा हम लोग ने एक ड्रग बनाया, दैट इज़ ब्रेक्सानोलॉन। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग देते हैं आईवी फॉर 60 आवर्स, लाइक एलोप्रेग्नानोलॉन दैट डिक्रीज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एक ब्रेक्सानोलॉन के जैसा ही एक और ड्रग है सर्टालिन, वो क्या होता है इसका, ये हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक्सानोलोन ये हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सर्टालिन हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्टालिन का जो सिक्रेशन होता है वो ब्रेस्ट मिल्क में हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्रेक्सानोलोन का। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या होता है? इसमें जो सिम्टम्स होंगे पहले वो हम लोग देखते हैं। टीयरफुलनेस, जो अब तक हम लोग देखते हैं, इंसोमनिया, मूड लायबिलिटी। ठीक है, ये तो वही जो हम लोग पहले अभी देखे हैं। अब इसमें न्यू क्या सिम्टम्स ऐड होंगे? दैट इज़ हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। हेलुसिनेशन और डेल्यूजन इसमें ऐड होगा। तो जहाँ भी टीयरफुलनेस, इंसोमनिया, मूड लायबिलिटी के साथ साथ अगर डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आपको देखने मिल रहा है, तो दैट इज़ पोस्टपार्टम साइकेट्रिक पोस्टपार्टम साइकोसिस। हेलुसिनेशन भी किस तरह का होगा? तो हेलुसिनेशन में पेशेंट सोचेगा डिडंट गिव बर्थ, जैसे कि मैंने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं है। वो मानेगा ही नहीं कि हाँ मैं मदर हूँ, मैंने बच्चे को जन्म दिया है। वो कहेगी डिडंट गिव बर्थ, मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया है। ठीक है, इसमें रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ और बेबी, बच्चे के ऊपर भी हमला हो सकता है, मतलब हमला नहीं, मतलब बच्चे को एक रिस्क होता है हार्म करने का, या सेल्फ हार्म करने का भी एक रिस्क होता है। ठीक है, इसमें एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर भी आपको देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है, कंप्लीट रिकवरी हो जाता है अगर साइकेट्रिस्ट के नज़र में रहे, मॉनिटरिंग में रहे, तो कंप्लीट रिकवरी इसका होता है। 2/3 हैव अनदर एपिसोड इन 1 ईयर। 2/3 जो पेशेंट होते हैं उनमें ये दोबारा आने की संभावना है 1 साल के अंदर। ठीक है, 2/3 हैव अनदर एपिसोड इन 1 ईयर। सिम्टम्स विद इन 2 to 3 वीक्स। डिलीवरी के 2 से 3 हफ्ते के अंदर सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरों से? तो उसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ पोस्टपार्टम साइकोसिस। इसमें इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? तो वही अपना एंटीसाइकोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, और एंटीसाइकोटिक्स के साथ लिथियम और एंटी डिप्रेसेंट, ये तीनों इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक साथ। नेक्स्ट है हमारा सुसाइड। लास्ट टॉपिक है हमारा सुसाइड। सुसाइड का इंडिया में रेट क्या है? तो 10.3 पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख में 10.3% सुसाइडल रेट है हमारा इंडिया में। मेथड क्या है? सबसे कॉमन मेथड है हैंगिंग, और उसके बाद है पॉइजन। सबसे ज़्यादा हैंगिंग से लोग सुसाइड करते हैं, देन पॉइजन से। ठीक है, इसमें होता क्या है? तो जो CSF में 5-HIAA है, ठीक है,
उसका इन्वर्सली रिलेशन होता है सुसाइड से। अगर ये घट जाता है तो सुसाइड रिस्क बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो सुसाइड रिस्क कम हो जाएगा। तो 5HIAA का मीन्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड जो CSF में हमको देखने को मिलता है, इसका अगर लेवल कम हो जाएगा तो सुसाइडल रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा चेक करने का तरीका। अब कॉज क्या है, क्या क्या कॉज हो सकता है सुसाइड का? तो ये तो डिप्रेशन हो सकता है, जैसा कि सबको पता है। डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, अल्कोहल डिपेंडेंस हो सकता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, फिर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है इसका कारण। एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, क्या क्या इसको पुश कर सकता है, इसके लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? तो प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट, अगर हिस्ट्री में पहले वो कभी सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुका है तो ये भी एक खतरनाक साइंस है, डेंजरस साइन है। साइंस ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट लाइक राइटिंग ए सुसाइडल नोट, अगर कोई सुसाइडल नोट लिख रहा है तो वो भी एक डेंजरस साइन है, रिस्क फैक्टर है। मेल में ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, एज क्या है, तो एज है मोर देन 45 ईयर्स। ऐसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एज हम लोग देखें वो है मोर देन 45 ईयर्स। एक और कॉज हो सकता है उसका होपलेसनेस, सब्सटेंस अब्यूज़, अगर किसी चीज़ पे किसी भी सब्सटेंस पे कोई पेशेंट डिपेंडेंट है, जैसे अल्कोहल पे, ड्रग्स पे, तो उसके वजह से, सब्सटेंस अब्यूज़ के वजह से सुसाइडल रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, कोई अगर डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक रीज़न हो सकता है, क्रॉनिक इलनेस भी एक रीज़न हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री अगर सुसाइड का है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, पुअर सोशल सपोर्ट है तो वो भी एक रिस्क है, और अगर किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो दैट इज़ ऑल्सो है सुसाइडल रिस्क। ठीक है, अब एक दो टर्म है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पैरासुसाइड, पैरासुसाइड क्या है? तो पैरासुसाइड दैट इज़ एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म विथ नो इंटेंट ऑफ सेल्फ किलिंग, बस खुद को हार्म करना। ठीक है, पैरासुसाइड उसको कहते हैं जो पेशेंट खुद को हार्म करता है लेकिन उसका कोई इंटेंट नहीं है कि मैं मर जाऊँ। ठीक है, किल करने का कोई इंटेंट नहीं होता है, बस हार्म करने का इंटेंट होता है, दैट इज़ पैरासुसाइड। एक टर्म है कॉपीकैट सुसाइड। कॉपीकैट सुसाइड मतलब ऐसा एक पेशेंट को ऐसा लगता है, एक्चुअली उस पर्सन जिसकी पूजा कर रहा है, मतलब जिसको मान रहा है, जिसको आइडियल मान रहा है, उसने अगर पास्ट में सुसाइड का अटेम्प्ट किया हो या सुसाइड कर लिया हो तो उसको देख के वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। ठीक है, हिज और हर पीयर पर्सन अटेम्प्टेड सुसाइड अर्लियर whom he or she worships। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिशियन सुसाइड। फिजिशियन भी मतलब फिजिशियन में भी सुसाइड देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा मिलता है हमें वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट में। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में, देन हम लोग को देखने को मिलता है एनेस्थेटिस्ट में। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है। यहाँ पे हमारा मूड डिसऑर्डर खत्म हो गया। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।